फिर नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूट्रस यहाँ पे दे रखा है कि यूट्रस इज कॉमनली नोन एज, यूट्रस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, बाथ कैनाल नहीं, बाथ कैनाल मतलब कि यूट्रस रहा है, फिर वो ठीक है ना, तो इनकी सर्विक्स वाला पार्ट रहेगा, यूट्रस की सर्विक्स वाला पार्ट, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया जो वाजाइना वाला पार्ट रहता है उसको मिलाकर हम बाथ कैनाल कहते हैं, क्योंकि वहीं से बच्चा डिलीवर आउट होता है। यूट्रस को हम ओबम भी कहते हैं, ठीक है ना, ओबम नहीं हो ओम भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी की कहा जाता है, ठीक है ना, ओवरी होता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है जिसको वाजिना कहा जाता है, ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू द वाजाइना थ्रू, यहाँ पे ये जो कैनाल है, ठीक है ना, ओपन कैसे किसके थ्रू हुआ है ना, सर्विक्स के थ्रू हुआ है, समझ रहे हो ना। ये यूट्रस रहा है, यूट्रस वाला पार्ट, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला पार्ट रहा है, और यहीं पे एक कैनाल जैसे मतलब कि ऐसे नैरो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, याद रखिए ना। बार्थ कैनाल इज फॉर्म, अभी मैंने बात किया कि बार्थ कैनाल कैसे बनी हुई है ना, इस प्रकार की बार्थ कैनाल बनी हुई है जो कि आपकी रहेगा कौन सी, सर्वाइकल कैनाल विथ वाजाइना, समझ रहे हो ना। एक्सटर्नल जेनिटलिया प्लस इस जो कनेक्शंस है यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन है वो हम उसको सर्विक्स कहते हैं, एंड वो मिलने के बाद जो चीज़ें बनाते हैं हम उसको बोलते हैं बार्थ कैनाल, क्योंकि बेबी बात हुई यूट्रस में तो ग्रो होगा है ना, डेवलपमेंट पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है यूट्रस में होगा, होने के बाद इस रास्ते में आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको बार्थ कैनाल कहते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, याद रखिए यूट्रस की जो वाल है 3 लेयर से बनी हुई है, और वो लेयर क्या होता है हम डिस्कस कर लेंगे। यूट्रस की सबसे जो है ना अंदर वाला लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियम। एंड एंडोमेट्रियम जो होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो सेडेड आउट हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ना। ब्लीडिंग फेज में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड जो है रिमूव आउट होता है, ब्लड के साथ साथ कुछ म्यूकस इरोडेड पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो ब्रोक होने वाले पार्ट जो होते हैं, जो ब्रेक होने के बाद, तो एंडोमेट्रियम हम उसको कहते हैं, सबसे अंदर वाला लेयर। एंड ये लेयर कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि यूट्रस इज द बेड ऑफ द बेबी, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक महीने के अंदर जो है ना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो अप टू मतलब कि जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक बच्चा बनने की चांसेस नहीं है, ठीक है ना। और फिर शादी होने के बाद हर मंथ जो है ना प्रेगनेंसी मतलब कि होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मंथ आफ्टर द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ जो है यूट्रस खुद को प्रिपेयर कर लेता है, यदि हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन जो होगा तो एंडोमेट्रियम लेयर में आके इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इसलिए एंडोमेट्रियम लेयर को बहुत अच्छा सा ब्लड सप्लाई रहता है और ये स्मूथ रहता है, ताकि आके यहीं पे डेवलपिंग जो है ना एम्ब्रियो है आके इम्प्लांट हो सके। तो इसलिए यदि वो कंसिस्टेंटली परसिस्ट रहेगा तो रिजिड बनने की, हार्ड बनने की ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसलिए हर महीना वो रिमूव आउट होता है, फिर नया एंडोमेट्रियम लेयर बनता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, एंडोमेट्रियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम। याद रखिए ये मसल जैसे, मायो आपको लग रहा है मसल जैसे, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होता है, एंड इस मसल्स के अंदर आपको ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर पाया जाता है ना, किसकी ना, ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के लिए, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम बार्थ हार्मोन कहते हैं ना। अच्छा, ऑक्सीटोसिन कहाँ रिलीज होता है, हमारे जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो रिलीज होता है। जब भी डिलीवरी टाइम आएगा, मतलब कि पाचुरेशंस के टाइम पे जब डिलीवरी होता है तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन आके यहीं पे बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रैक्शंस वो पैदा करता है, जिस वजह से जो बाथ कैनाल देके बच्चा जो है बाहर आ जाएगा, मतलब कि डिलीवरी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यदि पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर कहाँ होता है, मायोमेट्रियम लेयर में होता है। एंड सबसे आउटर लेयर जो रहता है हम उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मतलब कि पेरीफेरी में है, पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर, तो ये 3 लेयर होता है। फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनियस लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज, सबसे आउटर वाला को हम क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम कहेंगे, पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम है, देखिए पेरिकार्डियम, पेरी जो हार्ट की आउटर लेयर होता है पेरिकार्डियम हम कहते हैं,
ठीक है। पेरियोस्टियम वो जो बोन वाला चीज़ें होता है वहीं पे आएगा। प्लूरा वो तो लंग्स की मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल प्लूरल कैविटी हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे ये पेरीमेट्रियम हो गया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अच्छा, थिक मस्कुलर लेयर ऑफ डैश मसल्स कॉन्स्टिट्यूट मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पे मैंने आपको बात की थी कौन सी मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है। देखिए स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स आपकी मर्जी में कंट्रैक्ट नहीं करेगा। मसल्स के बारे में भी हमेशा याद रखिए कुछ चीज़ें, जैसे कि मसल्स भी तीन तरीके के होता है। एक तो स्केलेटल मसल्स होता है, स्केलेटल मसल्स, दूसरा होता है स्मूथ मसल, तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। तीन तरीके के मसल्स होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो रहेगा आपकी हड्डियों से जो अटैच्ड है ना, स्केलेटन के साथ, जैसे हाथ पैर के मसल्स हो गया है ना, जहाँ पे बोन्स होता है उसमें जो मसल जुड़ी हुई हैं हम उसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स ज़्यादातर स्ट्रेटेड होते हैं, उसमें आपको बैंड देखने को मिलेगा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और वही बैंड जो होता है कंट्रैक्शंस रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रिप स्ट्रिप नज़र आएगा। जैसे आपकी कॉलेज की जो ड्रेस होता है ना, कुछ कुछ कॉलेज में ऐसे स्ट्रिप रहता है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, कोई मान लीजिए पिंक कलर की होगा, फिर स्ट्रिप ऐसे लाइन रहता है ना। और किसी का तो प्लेन कलर, मतलब कि एक ही सिंगल कलर के होता है अपने स्ट्रिप। आई होप आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेट स्ट्रिप वाला चेक शर्ट हम बोलते हैं, जो चेक शर्ट बोलते हैं किसको बोलते हैं, छोटे छोटे चेक ऐसे ऐसे रहा होगा है ना, इसको हम चेकर बोर्ड जो है ना, पुनेट स्क्वायर में आपने पढ़े होंगे, जो चेक शर्ट हम पढ़ते हैं जो चेक, तो इसका मतलब है कि इस तरीके से स्क्वायर जिसमें रहे होंगे। कुछ कॉलेज में आप देखोगे, कॉलेज में ऐसे ऐसे बस सिर्फ सिंगल सिंगल स्ट्रिप रहता है, ऐसे ऐसे लाइन। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको स्ट्रिप नजर आएगा, तो इसलिए हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। एंड स्केलेटल मसल की खासियत ये है, आप चाहोगे तो मसल कंट्रैक्शन होगा, आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, आपकी मर्जी में वो काम कर रहा है। जैसे देखिए मैं अभी चाह रही हूँ कि आपको ऐसे मेरे हाथ दिखाऊंगी, ठीक है, तो ये कंट्रैक्ट होगा, तो मैं ही नहीं चाहूँगी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो मसल्स होते हैं, आप चाहोगे अच्छा अभी खाना डाइजेस्ट हो जाओ, होगा क्या? आप चाहोगे नहीं, 4 घंटे के बाद खाना डाइजेस्ट होना है, ऐसा नहीं है। तो वो अपने आप काम कर रहा है विदाउट आवर कंट्रोल, ठीक है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है, विदाउट आवर कंट्रोल। तो इसी तरीके से ये जो बार्थ है, ये क्या कोई इंसान की मर्जी में होता है, ठीक है ना, ऐसा तो सीएस कर लोगे हो जाएगा, लेकिन जो नेचुरल बात होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी हम जिसको कहते हैं, वो तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाने वाले मसल्स होता है। एंड ये कुछ उनकी उसमें आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिलेगा, ये कॉम्बिनेशंस होता है ये दो मसल्स की, मतलब कि स्मूथ मसल्स में आपको ऐसे स्ट्रिएशंस देखने को नहीं मिलेगा, प्रोमिनेंट स्ट्रिएशंस, मतलब कि डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे स्ट्रिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। कार्डियक मसल्स में क्या होता है, आपकी कंट्रोल में नहीं है, विदाउट, आप चाहोगे हार्ट बीट को तेज़ करोगे, आप चाहोगे तो स्लो करोगे, ऐसा तो नहीं है, विदाउट कंट्रोल है, जैसे उनकी है ना फंक्शन वाइज। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज यदि आप बात करोगे, ये जो है ना स्केलेटल मसल्स जैसे होता है स्ट्रेटेड होता है। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर विद द स्केलेटल मसल, फंक्शनली सिमिलर विद द स्मूथ मसल, कौन? कार्डियक मसल, हार्ट वाला मसल्स। क्लियर हुआ? तो ये होता है पूरा का पूरा मसल्स वाले, ठीक है ना चीज़ें। मसल्स आपको यदि नहीं पता है तो ये आपको रिवाइज हो गया, ठीक है, मसल्स के बारे में। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चंस, मतलब कि फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछा है, ये फिगर्स क्या बताता है, ठीक है। ये बी दे रखा है, ए दे रखा है, सी डी, अच्छा ई पूछा है, ये क्या है, ई क्या है आप बताइए, ठीक है। ये क्या है, योग सैक है ना, ये जो होता है योग सैक होता है। अच्छा, फिर हम देखेंगे आपकी व्हाट डज ए कहाँ गया, ए है ना, ये क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। देखिए आप अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर आपका प्लासेंटा, समझ रहे हो ना, इससे कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चे होते हैं। देखिए मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, मान लीजिए ये यूट्रस है, कुछ ऐसा है, ये यूट्रस है, इसको मान के चलिए, ठीक है। ये उनकी अंदर वाला लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे एंडोमेट्रियम लेयर है।
तो जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन आम्पुला रीजन्स में होता है वहीं पे, ठीक है। आम्पुला मिडिल वाला को हम आम्पुला कहते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। यदि पर्टिकुलर ओवम आने के टाइम पे स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो होने के बाद ये क्या होता है ना, वहीं पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, मोरूला ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या होगा ना, इस तरीके से उनका क्लीवेज होने के बाद कुछ सेल के बाद ये आ जाएगा यहीं पे। मान लीजिए ये कहाँ पे अटैच होगा ये किसी को पता नहीं, तो इसलिए प्लासेंटा कहाँ हुआ है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ है ना। अच्छा, तो मान लीजिए मैंने इस टाइम पे सोच रहे हो कि यहाँ पे आके अटैच हो गया, क्लियर हुआ। अच्छा, तो क्या होता है ना, यहाँ पे 2 लेयर होता है जो डेवलपिंग, जब भी डिवीजन हुआ है, मतलब कि देखिए ये ओवम है, ये स्पर्म है, ठीक है। तो जाइगोट बन गया, जाइगोट एक सिंगल सेल से, इस जाइगोट में क्या होगा ना, क्लीवेज होगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा, ठीक है, 4 बनेगा, 8 बनेगा, 16 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से उनमें से कुछ सेल क्या करेंगे, एक लेयर बना लेंगे आउटर साइड्स में, एक लेयर बना लेंगे, उसको हम ट्रोपोब्लास्ट लेयर कहते हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स क्या करेंगे, यहीं पे एक बंडल बना, मतलब कि ऐसे कुछ इस एरिया में कुछ सेल्स रह जाएंगे, उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, क्लियर हुआ। जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर आप देख रहे हो वही अटैच होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, मतलब कि यूट्राइन वॉल के साथ ट्रोपोब्लास्ट लेयर अटैच होता है। तो इसको मैं अलग, इनर सेल मास को मैं कुछ अलग कलर में बना देती हूँ, ये है इनर सेल मास, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे इनर सेल मास रहा है। याद रखिए पूरा का पूरा जो ह्यूमन की बॉडी है वो इनर सेल मास से बनी हुई है, लेकिन ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर में मतलब कि हेल्प करता है, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट लेयर नहीं रहेगा तो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बॉडी बनाने में पूरा का पूरा बॉडी, हार्ट, लिवर, किडनी, फेस, पूरा का पूरा बॉडी जो है इनर सेल मास में बनता है, लेकिन ट्रोपोब्लास्ट लेयर हेल्प करेगा, प्लासेंटा बनाने में हेल्प करेगा, जो आम्नियन कोरियन ये सारे जो लेयर होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये जो किन किन के बीच में हो रहा है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर एंड एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस, ये दोनों आपस में ऐसे कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, क्लियर हुआ। इस वाला पर्टिकुलर एरिया जो होता है प्लासेंटा होता है, क्लियर हुआ, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा को हम क्या कहते हैं, दिस इज द फिजियोलॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन मदर एंड फिटस। प्लासेंटा एक ऐसा टेम्पररी ऑर्गन होता है जहाँ पे 2 डिफरेंट लोगों की टिश्यू से वो ऑर्गन बनी हुई हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर पता है कि ऑर्गन कैसे बनते हैं, जैसे सेल मिलकर टिश्यू, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है। तो यहाँ पे एक ही आदमी की तो हम बात करते हैं ना, लेकिन प्लासेंटा के ऐसा ऑर्गन होता है, एक टेम्पररी है, जैसे भी जो क्या रहेगा और एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में होता है, फिर उसके बाद वो तो मतलब कि चीज़ें चेंज हो जाता है ना, रिमूव आउट हो जाता है। तो इसलिए एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में याद रखिए, तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 2 अलग अलग इंसान से, मतलब कि मदर एंड फिटस दोनों अलग अलग लोगों से बनी हुई हैं, ठीक है, प्लासेंटा। फिर हम देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल कनेक्शंस हो गया, तो वहीं से कुछ ब्लड वेसल्स, इसको यदि हम और जूम करके देखेंगे तो वहीं से कुछ ब्लड वेसल्स कुछ ऐसे निकलता है जिसको हम अम्बिलिकल कट कहते हैं, जो बच्चे की नाभि रीजन से, जैसे बात होने के बाद ऐसे उनकी नाभल रीजन में कट करके ऐसे टैग कर लेते हैं ना, देखा है आपने, तो वहीं पे वो चीज़ें होता है, उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो प्लासेंटा एरिया एंड बच्चे से एक ब्लड वेसल्स की कनेक्शन एस्टेब्लिश रहता है, हम उसको कहते हैं। व्हाट डज डी रिप्रेजेंट, ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड। फिर हम देखेंगे क्या दे रखा है कि व्हाट डज डी कहाँ गया, डी यहाँ है, डी है ना। अच्छा, डी कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोलता है, ये इस वाला जो एरिया होता है यॉक सैक होता है ना, यहीं पे छोटा सा ह्यूमन के केस में यॉक सैक जो होता है कुछ यहीं पे रहेगा। व्हाट डज बी रिप्रेजेंट, बी यहीं पे है। अच्छा, अब बताइए, अभी बताइए कि व्हाट डज बी रिप्रेजेंट, बी कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लासेंटा, ठीक है ना, प्लासेंटा, वहीं पे प्लासेंटा है क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड वहीं से अटैच हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम बात करेंगे व्हिच लेयर ऑफ यूट्रस अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप बताइए, अभी मैंने बात की थी कौन सी लेयर जो यूट्रस की होता है वो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान थ्रेडेड अप हो जाता है, इंटरनल जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वही, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे आपकी
द लेयर ऑफ यूट्राइन टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज। तो अब बताइए स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस में जो चीज़ मैंने बात किए थे वही चीज़ सारे क्वेश्चन है। तो कौन सी लेयर में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होता है, ऑक्सीटोसिन कौन सी लेयर में एक्शंस दिखाएगा, कौन सी लेयर, तो ये मायोमेट्रियम होता है, ठीक है ना। मायोमेट्रियम कहाँ गया, मेजोमेट्रियम या मायोमेट्रियम भी आप बोल सकते हो, मेजो है ना, मेजोमेट्रियम, एंडो मेजो पेरीमेट्रियम बोल सकते हो। तो मेजोमेट्रियम जो लेयर होता है वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर होता है तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। अब द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच वन इज ट्रू फॉर मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस आप समझ रहे हो ना, जैसे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को यदि हम फोकस करेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में कुछ इस तरीके से है ना, ट्राइंगल जो प्यूबिक हेयर होता है कुछ ऐसे रहता है ना। अच्छा, यहाँ पे प्यूबिक बोन होता है और बोन के ऊपर इस तरीके से मसल है, यहीं पे हेयर होता है, उसको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, ठीक है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि हमको सही स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। इट इज़ द रीजन ऑफ प्यूबिक हेयर ग्रोथ फाउंड इन ए फीमेल एज वेल एज मेल। मॉन्स प्यूबिस जो है तो जो है वो बोल रहा है कि कौन सी चीज़ें जो है मेल में नहीं, ये फीमेल में है, ठीक है ना। प्यूबिक हेयर उनमें होता है, लेकिन जो मॉन्स प्यूबिस जो स्पेसिफिकली होता है फीमेल के लिए। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन कवर्ड बाय स्किन एंड क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन दे रखा है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर तो है लेकिन प्रोटीन से बने होगा ऐसे तो कुछ नहीं है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैट, ऑब्वियसली जो कुशन प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोटीन कैसे हो सकता है, वो फैटी लेयर जो होता है वही कुशन। कुशन का मतलब है कि स्मूथनेस, स्पॉन्जी जैसे होता है ना, कुशन हम सोफा में यूज़ करते हैं, कुशन है, तो जो स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करता है थोड़ा फैट की वजह से होगा, प्रोटीन की वजह से नहीं होगा। ये फैट वाला सही लग रहा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फीमेल इंटरनल जेनिटलिया, इंटरनल नहीं है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया की पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है कि क्लाइटोरिस लाइज एट द जंक्शन। सब तो क्लाइटोरिस इस जंक्शंस में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया से आपको उतना क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो अब हम उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। सेवरल मामरी डक्ट्स आर जॉइंट्स, ये तो मामरी ग्लैंड के बारे में हो गया। हाँ, इमेच्योर मेल जॉर्म सेल्स इज नोन एज, मेल जॉर्म सेल्स को हम क्या कहेंगे, देखिए इमेच्योर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होता है, जैसे हमने बात किए थे पिछली क्लासेस में भी कि यूट्रस सॉरी जो टेस्टिस होता है उसमें 250 इस तरीके से लोब्यूल होता है। मैंने आपको कैसे कंपेयर किया, जो ऑरेंज होता है जैसे उसमें 10 ऐसे पीसेस रहता है, इसी तरीके से लोब्यूल होता है। हर एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऐसे रहेगा। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर 2 तरीके के सेल्स होता है, एक तो जॉर्म सेल्स होता है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं, उसके अलावा रहता है सॉर्टोली सेल्स, ठीक है ना। ये 2 चीज़ के बारे में हमने बात किए थे। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, स्पर्मेटोगोनियम गोनियम दे रखा है, अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, मेयोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन एंड मेयोसिस, हो तो एक ही बात है। तो यहाँ पर रिपीटेड माइटोसिस होता है, क्योंकि सबसे पहले देखिए आपको लगेगा कि जर्म सेल्स है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मेयोसिस होगा, नहीं। पहले माइटोसिस होता है, वो अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है, उसके बाद, ठीक है ना, नंबर इंक्रीज होने के बाद वो क्या करेगा ना, मेयोसिस सेल डिवीजन यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन में कंटिन्यू होता है। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन फेज रहता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज, एक फेज होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा फेज होता है ग्रोथ, ठीक है ना। अच्छा, तो पहला तो जो होता है तो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है जिसमें माइटोसिस होता है, इक्वेशनल होता है, जिसमें क्योंकि स्पर्म तो 1-2 नहीं बनता है ना, मिलियन में स्पर्म बनता है, तो इसलिए पहला जो स्टेप रहेगा वो माइटोसिस रहेगा। उसके बाद जो होता है मेयोसिस यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डैश एंड हैज डैश नंबर ऑफ क्रोमोजोम। देखिए स्पर्मेटोगोनियम पूछा है, समझ रहे हो, तो स्पर्मेटोगोनियम पूछा है, तो ईच स्पर्मेटोगोनियम हैज, तो उनमें कितना चीज़ें रहेगा। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होता है, याद रखिए, ठीक है ना।
क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम जो है ये मदर सेल से, मतलब कि यहीं से रहेगा स्पर्मेटोगोनियम। तो होने के बाद ये मतलब स्पर्मेटोगोनिया था, मल्टीपल डिवीजन हुआ, तो यहाँ पे 2n रहता है एंड क्रोमोजोम नंबर में बात करेंगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम दे रखा है तो 46 होगा। ठीक ठीक है ना। अच्छा, जो स्पर्म जब बनता है ना, स्पर्मेटोजोआ जब बनता है, स्पर्मेटोजोआ याद रखिए, स्पर्मेटोजोआ जो है उसमें n एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। क्योंकि जब मेयोसिस हो रहा है, मेयोसिस की रिजल्ट में हमको हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनमें उसको बनाने वाले सेल्स है वो जो हप्लॉइड है, नहीं, वो डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे तो n ऐसे कुछ करके दे रखा है, तो आप याद रखिए 2n एंड 46 होता है। लेकिन ऐसे भी आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि आप देखिए कि ये डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है या 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम लिखा है, यहाँ पे गोनिया लिखा है। अब थोड़ा छोटे छोटे चीज़ें हैं। स्पर्मेटोगोनिया व्हिच अंडरगोज मेयोसिस आर नोन एज, उसको हम और क्या कह सकते हैं, उस स्पर्मेटोगोनिया जो मेयोसिस को कंटिन्यू होगा उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। क्योंकि देखिए स्पर्मेटोगोनियम ऐसे रहेगा, मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। स्पर्मेटोगोनिया ऐसे रहेगा, मान लीजिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे रिपीटेड मल्टीपल सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, है ना, इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। तो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे मैंने एक को है ना साइज में इंक्रीज किया, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम एक, बहुत सारे बनेगा, हम स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। तो एक हो गया स्पर्मेटोगोनिया, एक हमने लिया ना, गोनियम मतलब बहुत है ना, सिंगुलर प्लूरल ऐसे आप मान के चलिए। ये स्पर्मेटोगोनिया ये भी डिप्लॉइड है, तो लेकिन यहाँ पे मेयोसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि रिडक्शनल सेल डिवीजन, मेयोसिस फास्ट जब होगा ये ANN हो जाएगा, इस है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हम उसको कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर इसमें जब मेयोसिस 2 सेल डिवीजन होगा तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, या ठीक है ना, स्पर्मेटोजोआ। इससे स्पर्मेटोजोआ फिर डेवलप हो जाएगा स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ की जो मतलब कि जो स्ट्रक्चर है तो ये थोड़ा अलग रहता है, ठीक है ना, सेप। The difference between primary and secondary spermatocyte lies in, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में वो डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी जो है वो हप्लॉइड होता है, स्पेसिफिकली वही उनकी डिफरेंसेस होता है, ठीक है। बी, नंबर ऑफ क्रोमोजोम में ऑब्वियसली, ठीक है ना, यहाँ पे डिप्लॉइड है तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है हप्लॉइड है, इसका मतलब है कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो स्पर्मेटिड मिलेगा, ठीक है ना, ये जो है ना स्पर्मेटिड मिलेगा, यहाँ पे आपको ये स्पर्मेटिड मिल रहा है। आप स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्लासेस है ज़रूर एक बार कर लीजिए, ताकि आपको ये सारे क्लैरिटी जो है ना आपको आ जाएगा। तो स्पर्मेटिड मिलेगा, स्पर्मेटिड जो है दैट विल डेवलप इनटू द स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। देखिए, तो मान लीजिए ये सेल है, ठीक है ना, जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया हम कहेंगे, है ना, ऊगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये 2n लिखा है तो इसमें इसका मतलब है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक होने से क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम हम कहेंगे, बहुत सारे हो गया, स्पर्मेटोगोनियम हम उसको कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। तो जैसे हम एक सेल को फोकस करके चलेंगे, क्योंकि सारे होगा, हम एक लेके चलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। तो गोनियम बहुत सारा था, अब हम उसको वही सेम चीज़ है, एक हमने लिया क्योंकि 4 था, ठीक है, हम उसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये भी डिप्लॉयड है, 46 सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है ना, माइटोसिस हो रहा है ना, ठीक है, डिप्लॉयड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे
कि ये यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया को हम बोलते हैं, ये साइज में एक्चुअली क्या है ना, डिवीजन होने से पहले थोड़ा साइज में ग्रोथ हो जाता है क्योंकि डिवीजन होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे कि ग्रोथ फेज होता है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज ये होता है ग्रोथ फेज, इसलिए स्पर्मेटोगोनिया जो है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो ये डिप्लॉयड होता है, याद रखिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब आपका क्या हो जाएगा ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मेयोसिस डिवीजन, मतलब कि मेयोसिस जो रिडक्शन सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, मेयोसिस तो 2 फेज में होता है, तो सबसे पहला फेज जो रहेगा मेयोसिस फास्ट। मेयोसिस फाज में सेल क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मेयोसिस तो 2 फेज में होता है, तो अभी मेयोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। मेयोसिस 2, यस, मेयोसिस 2 है ना। मेयोसिस 2 जो है अब जो होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं स्पर्माटिड। हम उसको क्या बोलते हैं, स्पर्माटिड। ये जो स्पर्माटिड है दैट विल डेवलप इनटू द स्पर्म। अब ये क्या होगा ना, ये स्पर्म को डेवलप हो जाएगा। क्लियर हुआ? स्पर्माटिड से स्पर्म बनता है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म बनता है। इसको हम स्पर्माटोजोआ भी कह सकते हैं। स्पर्माटोजोआ मतलब है कि जो स्पर्म को हम स्पर्माटोजोआ भी कह सकते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको सीक्वेंस पूछेगा किसके बाद कौन आएगा, नहीं तो क्रोमोजोम नंबर पूछेगा, नहीं तो हप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है ना, इसको आप अच्छे से याद रखिए, किसके बाद कौन आ रही है, कहाँ पे मेयोसिस फास्ट हो रहा है, कहाँ पे सेकेंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि इनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से ध्यान दीजिए। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, फिर देखेंगे वही चीज़ दे रखा है कि स्पर्मियो, हाँ, यहाँ तक हमने किए थे ना, हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो स्पर्माटिड को डेवलप होगा, है ना। हप्लॉइड, डिप्लॉइड की तो बात नहीं है, अभी तो हप्लॉइड हो गया। फिर हप्लॉइड स्पर्माटिड जो होता है वो डेवलप हो जाता है स्पर्म को, समझ रहे हो ना। अच्छा, स्पर्म आर सिनोनिमस विथ, किसके साथ स्पर्म सिनोनिमस है, मतलब कि हम यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ मैंने आपको बात की थी, यहाँ पे देखिए इसको हम स्पर्म भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। उनकी नाम याद रखिए। स्पर्मेटोजोआ क्यों है, क्योंकि देखिए जो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, क्या आप उनको नाम सुनी है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक? उन्होंने क्या किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहले मतलब कि जब कुछ पता नहीं था, कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं था, जितने भी साइंटिस्ट लोग थे वो सोच रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब है कि जितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स कैटेगरी है, ऐसा माइक्रोब्स की एक दुनिया है, किसी को पता नहीं था। माइक्रोब्स का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई में ऐसे नहीं दिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको माइक्रोस्कोप अंडर में विजिबल कर पाएंगे, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी है, ठीक है ना, उसको वो उस टाइम पे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होगा उसके बाद तो हम दिख पाएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब 2 ही था, एक तो प्लांट्स था, दूसरा था एनिमल्स, और कुछ नहीं था। ठीक है, इसलिए भी उस टाइम पे लोग जो थे ना, आज भी लोग बोल रहे, मान लीजिए कि कोई एक बंदा जो है किसी बीमार है ना, सफर है कोई भी डिजीज़ के अंदर, लोग बोल रहे हैं ना, मतलब कि पिछले जन्म की कर्म है, कर्म की फल मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, कहीं एक बैक्टीरिया को एक डिजीज़ कर रहा है, जैसे मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लोग ऐसे सोच रहे थे कि पिछले जो, क्योंकि खांसी में खून आ रहा है, ठीक है ना, लोग ऐसे सोच रहे थे कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी को मतलब कि ऐसा किया था, वैसा किया था, इसलिए इस जन्म में उसका ऐसे हो रहा है। पता नहीं वो पिछले जन्म की कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन इस जन्म में तो बैक्टीरिया है ना हंगामा कर रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि पिछले ज़माने की बात है, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि वो कोई बुरा काम शायद किए हैं, इसलिए वो सफरर है ना। लेकिन मेन कल्प्रिट कौन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, या कोई फंगस है, वही तो डिजीज़ कर रही हैं। तो ऐसे ही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो सो कॉल्ड साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन मान लीजिए जैसे आपको साइंटिस्ट होना है ना, लाइफ साइंस में आप अभी पीजी करोगे, पीजी के बाद एक एंट्रेंस होता है CSIR नेट, CSIR नेट,
ठीक है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, CSIR उसको कंडक्ट करवाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें आप क्वालिफाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आप ज्वाइन करोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब कि JRF जूनियर साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ टाइम के बाद SRF हो जाएगा, मतलब कि सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्च फेलोशिप होगा, मतलब कि आपकी PhD के साथ साथ ये चीज़ आपको मिलेगा विथ स्टाइपेंड। ठीक है ना, बस आपको ये एंट्रेंस क्लियर करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मास्टर्स। तो मास्टर्स मतलब कि 5 सेमेस्टर देने के बाद 4 सेमेस्टर होता है, तो आप ये दे सकते हो। तो आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो यदि आपकी फील्ड के अंदर। तो इसी तरीके से ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक लैबोरेटोरियन थे, जैसे हम लोग टेस्ट करवाते हैं ना ब्लड वगैरह ऐसे थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एक माइक्रोस्कोप बना लिया, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे तो अभी जब मार्केट में अवेलेबल होता है ना 40x 10x माइक्रोस्कोप, मतलब कि एक ऑर्गेनिजम्स की साइज जितना है उससे 10 गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं। 10x का मतलब वही है, 40x का मतलब 40 गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं। इसे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उन्होंने खुद ही लेंस बना लिया कुछ ऐसा करके, ऐसे दिखा। तो वो पहला लोग थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने जब बारिश हो रहा था, बारिश की जो पानी है एकदम प्योर है, लेकिन जब तक वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया है, एक बार सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसमें इम्प्योरिटी मतलब कि माइक्रोब्स आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक स्पून सॉइल के अंदर जितने माइक्रोब्स होते हैं, आपकी स्टेट की पॉपुलेशंस भी उतना नहीं है ना, 4.5 कोटी जो उड़ीसा की हो गया, तो इतना माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो ज़मीन में आने के बाद वही जो है ना, जब बारिश हुआ, बारिश होने के बाद उन्होंने वो पानी को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, उनको देखा ऐसे कुछ ऐसे मूव होता हुआ नज़र आया। ठीक है ना, उन्होंने उसको बताया कि माइक्रोस्कोप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं कुछ, तो ये मूव तो कर रहा है, तो इसका मतलब है तो ये लिविंग है। तो इसलिए उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इस बुक के नाम था क्या, द सीक्रेट ऑफ नेचर। मतलब है कि नेचर कुछ चीज़ों को सीक्रेट छुपा के रख रहे थे, उन्होंने उसको खोज लिया, द सीक्रेट ऑफ नेचर। क्लियर हुआ? अच्छा, तो उन्होंने पहली बार जो प्रोटोजोआंस थे, फास्ट एनिमल्स जो है प्रोटोजोआंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थे, उन्होंने भी उस चीज़ को डिस्कवर किए थे। साथ ही साथ उन्होंने जो है ना सीमेन है ना, स्पर्म कहाँ रहता है, सीमेन में रहता है, और सीमेन तो फीमेल के केस में क्या होता है, ओवम ओवरी फालोपियन ट्यूब में वहीं पे रहता है, तो इसलिए आप उसको ऐसे नेकेड आई मीन ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। लेकिन सीमेन जो है इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी हो सकता है, मैस्टरबेशन के दौरान आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। तो उन्होंने वही सीमेन को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको ऐसे कुछ चीज़ें मूव करते हुए नजर आया। ठीक है ना, कौन मूव कर रहा है, स्पर्म ही मूव कर रहा है। आज हमारे पास नॉलेज है कि सीमेन के अंदर स्पर्म है और वही मूवमेंट कैपेसिटी रहता है, वो और मूव करते करते फैलोपियन ट्यूब तक चला जाएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बताया कि कुछ जैसे प्रोटोजोआंस, मतलब जोआन मतलब एनिमल्स है, तो उन्होंने सीमेन के अंदर देखा था, तो इसलिए इसको स्पर्मेटोजोआ बोल रहे थे। क्लियर हुआ? जो मतलब कुछ तो मूव कर रहा है, कुछ तो चीज़ें है, क्योंकि उससे पहले ना बहुत सारे चीज़ें था है ना, जो वो तो हम इवोल्यूशंस में देखेंगे चीज़ें। तो इस तरीके से चीज़ें हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो डिजीज़ की भी एक ऐसे स्टोरी रहा है। ठीक है, जैसे लोग ऐसे बोल रहे थे ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है ये आपकी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। एक बंदा है जो कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है। उन्होंने मतलब कि कैसे पैथोजन जो है, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगसेस जो है वो डिजीज कर रहे हैं, ना कि कोई पिछले जन्म के बुरे कर्मफल से, उन्होंने बताए थे। ठीक है ना, आज के लिए मतलब वो स्टोरी बाद में देखेंगे, एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो ये हो गया। तो स्पर्मेटोजोआ के नाम आपको समझ में आया ना, उन्होंने तो प्रोटोजोआ निकला था, फिर सीमेन से मिल गया तो स्पर्मेटोजोआ बताया, जो आज के नाम जिसकी होता है स्पर्म। ये स्टोरी समझाने के, ये मतलब बताने की ये चीज़ें है कि आपके दिमाग में अंदर ये चीज़ें बैठ जाए कि हाँ, स्पर्मेटोजोआ मतलब है कि स्पर्म है। और उनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था सीमेन को निकाल के, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो तो ऐसे सो कल्ड साइंटिस्ट नहीं थे, वो लैबोरेटोरियन थे। हो सकता है कि किसी का सीमेन या ठीक है ना टेस्ट करने के लिए उन्होंने लाए होंगे, तो वहाँ से उनको मिल गया। समझ रहे हो ना? तो उस सीमेन से मिला था, तो जोआ मतलब कि एनिमल, उन्होंने बताया कि कुछ तो मूव हो रहा है, तो इसका मतलब वही है। तो उसके बाद ये हो गया स्पर्म, कहाँ गया,
स्पर्म इज सिनोनिमस विथ, तो क्या होगा ना स्पर्माटोजोआ होगा। ऐसे नहीं तो आपको ऐसे लास्ट में मतलब कि सीक्वेंस पूछेगा, प्राइमरी सेकेंडरी फिर स्पर्माटिड फिर स्पर्माटोजोआ, नहीं तो स्पर्माटोजोआ को बीच में कहीं पे डाल देगा। तो जहाँ पे स्पर्माटोजोआ लास्ट में है इसी वाला ऑप्शन में आपको चले जाना है, ठीक है। तो 79 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए स्पर्मियो का मतलब कि स्पर्म, जेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशंस, ठीक है ना। तो देखिए एक होता है स्पर्माटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, ये वाला चीज़ है, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला, जब स्पर्माटिड से स्पर्म बन रहा है, ये वाला जो स्टेप होता है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि अभी स्पर्म बन रहा है, ठीक है ना। स्पर्माटिड से स्पर्म बन रहा है मतलब है कि, लेकिन जो पूरा प्रोसेस आप यहाँ से देख रहे हो ये होता है स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है ना। स्पर्माटिड्स बनना, ये जो प्रोसेस होता है स्पर्माटिड से होता है, सॉरी स्पर्माटोजेनेसिस होता है। और सिर्फ स्पर्माटिड से, क्योंकि स्पर्माटिड्स की स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यदि हम देखेंगे स्पर्माटिड्स ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, उनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनिज्म आप जैसे ईयर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारे रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक नॉर्मल सेल्स में होता है, लेकिन स्पोर में क्या होता है, उनका एक हेड रीजन्स रहता है, ठीक है। अच्छा, इस हेड में ऐसे हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा एंड इसी तरीके से कि कैप रीजन रहता है, उसको हम आक्रोजोम कहते हैं। गोल्गी आके, गोल्गी बॉडी जो है आके यहीं पे अटैच हो जाएगा। एंड एक रहता है मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से अटैच, मतलब कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ऐसे सर्कुलर शेप था, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एंड इस स्ट्रक्चर को हम मिडिल पीस कहते हैं। फिर मिडिल पीस के बाद रहता है टेल रीजन्स, तो कहीं इस तरीके से स्ट्रक्चर से ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्म, है ना, स्पर्म बन रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो दे रखा है, ऐसे स्पर्म्स आर, हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड टू स्पर्माटोजोआ। क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म बनने के बाद स्पर्म हेड इज एमेंडेड इन द सर्टोली सेल्स। आप याद रखिए, जो स्पर्म की जो हेड होता है ना, सर्टोली सेल्स में डूबा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको शायद हाँ यहीं पे बताई थी, देखिए तो यहाँ पे मैंने बताई थी कि ऐसे टेस्टिस है, इस तरीके से 250 लोब्यूल्स होता है बताई थी, एंड यहाँ पे जॉर्म सेल्स होता है, यहाँ पे सर्टोली सेल्स होता है। सर्टोली सेल्स की फंक्शंस होता है कि स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, मतलब कि खाना, क्योंकि स्पर्म एक लिविंग है तो उसको जिंदा रहना, उसको खाना खानी है, तो इसलिए स्पर्म बनने के बाद स्पर्म अपनी जो हेड है सर्टोली सेल्स में डुबा के रखता है ताकि उनको कुछ न्यूट्रिएंट मिल सके। यहाँ पे ना डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, जिस एरिया को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई रहेगा, ब्लड से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चला जाएगा वो और वहीं से ऑब्जर्व कर लेगा, तो यहाँ पे बैरियर रहता है, ठीक है ना। डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होने से क्या होगा, मान लीजिए हो सकता है कि कोई केमिकल्स है ना, ऐसा म्यूटेशन करने के लिए कोई केमिकल्स टेस्टिस को आ जाएगा, तो म्यूटेशन होगा तो अगली जनरेशन में वो बदलाव आ जाएगा, मतलब कि फ्रीक्वेंटली म्यूटेशन, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो देखिए इसलिए मतलब कि हमारे बॉडी सिस्टम में ऐसे प्रोटेक्शंस बना के रखा है, उसको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं किया है, चीज़ें सर्टोली सेल्स में जाता है, सर्टोली सेल्स में वो सेल्स है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके ले आता है, ठीक है। तो याद रखिए वो सर्टोली सेल्स में उनकी हेड को फंसा के रखता है। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज नोन एज, द रिलीज ऑफ स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जो रिलीज होता है हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल, ठीक है। अच्छा, रिलीज ऑफ स्पर्म कहाँ गया, उसको हम स्पर्मिएशन कहेंगे, स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म बनना प्रोसेस को, रिलीज आउट होना इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या ना, स्पर्मिएशन बोलेंगे,
है ना, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रिलीज होना प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्माटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू द सिक्रेशंस ऑफ। स्पर्माटोजेनेसिस क्यों स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के अंदर? क्यों? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह यानी कि गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जिस वजह से, ठीक है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। जीएनआरएच रिलीज होने के बाद आपकी पिट्यूटरी क्या करेगा? पिट्यूटरी सीक्रेट करेगा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है लेडिक सेल्स के ऊपर एक्शंस दिखाता है, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन आप बोल सकते हो, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन होता है। एंड टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ये सारी चीज़ें होता है। तो मेन चीज़ें कौन है ना? जीएनआरएच। जीएनआरएच कहाँ सीक्रेट होता है ना? हाइपोथैलेमस से। ये एक्सिस भी आपको याद रखनी है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। देखिए सब तो है, सब तो इन्वॉल्व है, लेकिन जो बेस्ट चीज़ें रहता है गोनाडोट्रोपिन, मतलब ये पहले होगा तो सारे खेल हो जाएगा। ये एक्सिस आप भी याद रखिए थोड़ा, ठीक है ना, मतलब है कि जो हार्मोन वाला एक्सिस आपकी है आप याद रखिए। देखिए हार्मोन एक्सिस थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आप में क्लियर रहेगा। तो इसी तरीके से होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये फोरब्रेन की पार्ट होता है, थैलामस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक ऐसे निकलता है और यहीं पे रहता है पिट्यूटरी। क्या रहता है? पिट्यूटरी, ठीक है ना, ये होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में एक होता है एंटेरियर पिट्यूटरी, ये होता है एंटेरियर, ये होता है पोस्टेरियर। तो सेक्स हार्मोन के लिए पोस्टेरियर पिट्यूटरी की कोई रोल नहीं है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी के लिए बस आप इतना ही याद रखिए कि दो ही चीज़ें रहता है, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो रहेगा वो आपकी जब डिलीवरी होता है उसमें काम आता है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे दो हार्मोन से यहाँ पे रिलीज होता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एक होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टेस्टिस के बारे में। तो देखिए टेस्टिस को हम फोकस करेंगे। टेस्टिस को जब हम देखेंगे, जैसे मैंने बात की थी टेस्टिस, ये है ऐसे टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होता है, 250 लोब्यूल्स होता है, 250 मैंने दो ही सिर्फ बनाया है ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इस लोब्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, 1 से लेकर 3, एक हो सकता है या 2 हो सकता है, नहीं तो 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सेमिनी में 2 बना लिया ताकि अब चीज़ें होगा। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर 2 तरीके के सेल्स होता है। एक होता है जॉर्म सेल्स, है ना, मतलब कि बहुत सारे रहेगा, मैं एक एक बनाती हूँ ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं जॉर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, जॉर्म सेल। और उसके अलावा रहता है आपका क्या ना, सर्टोली सेल्स, ये होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। अच्छा, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बीच वाला एरिया इंटरस्टिशियल सेल्स बोल सकते हो या तो लेडिक सेल बोल सकते हो। 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बीच वाला एरिया जो आप बोल सकते हो ये होता है इंटरस्टिशियल सेल या उनके नाम होता है लेडिक सेल। देखिए 2 के बीच में है तो इंटरस्टिशियल हम बोल सकते हैं, लेडिक सेल्स होता है। तो होता क्या है ना, जब भी प्यूबर्टल टाइम पीरियड होता है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन ये एक्शंस दिखाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी उसके बाद एफएसएच एंड एलएच बनाता है, ठीक है। अच्छा, एफएसएच एलएच बनाने के बाद ये एक्शंस, जो एलएच है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ना, ये आके एक्शंस दिखाएगा आपके कहाँ ना, इन लेडिक सेल्स के पास। लेडिक सेल उसके बाद क्या बनाता है ना, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इस टेस्टोस्टेरोन की इन्फ्लुएंसेस में जो जॉर्म सेल्स होता है वहीं पे मेयोसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब माइटोसिस मेयोसिस जो रिडोस्मल सेल डिवीजन स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये एक्सिस याद रखिए।
इसके अलावा इस उसमें है ना एक इनिविन भी होता है। जब भी मान लीजिए बहुत सारे स्पर्म बन गया तो उसके बाद इनिविन होता है, वो नेगेटिव फीडबैक में चीज़ें चलाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कहाँ गया। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गोनाडोट्रोपिन मेन हार्मोन रहा है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक्ट ऑन डैश सेल एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्शन दिखाएगा? लेडिक सेल्स के ऊपर। क्या सिक्रेशंस? इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल एक ही नाम होता है। ये रखा कि एफएसएच होने के बाद क्या सिक्रेट करता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। मेल सेक्स हार्मोन्स को हम एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब है कि इंटरस्टिशियल सेल्स एंड्रोजन बोलेंगे तो जैसे डाईहाइड्रो एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन कई तरीके, टेस्टोस्टेरोन कई तरीके का होता है। एक तरीके के टेस्टोस्टेरोन एक तरीके का एंड्रोजन है, उसके अलावा भी और बहुत तरीके की भी सेल्स हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्शंस दिखाएगा एंड एंड्रोजन सिक्रेशन करेगा। देखिए यहाँ पे लेडिक सेल लिखा है ना, लेकिन जीएनआरएच तो आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। एफएसएच तो पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। ये चीज़ बार बार कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस चैप्टर से ऐसा हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो हार्मोन चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एंड्रोजन स्टिमुलेट मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन ये जो रहेगा इंटरस्टिशियल सेल में, ये होने के बाद वो कौन सी चीज़ों को स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है ना, कि स्पर्म बनना प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड है ना, ये सारे। सिर्फ स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहा है इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, द फंक्शन ऑफ एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेन के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फंक्शंस क्या होता है? याद रखिए, वो सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्शंस दिखाएगा जो आपकी एफएसएच होता है, एंड सिक्रेशंस करेगा जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर रिक्वायरमेंट होता है उसको, जो कि मतलब कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। समझ रहे हो ना, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से है ना, जो फाइनल जो था एन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाएगा। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो वहीं पे एफएसएच की रोल रहता है, और ये एक्शंस दिखाता है किसके ऊपर ना? सर्टोली सेल्स के ऊपर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्शंस दिखा रही है? लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ें चल रहा है। ठीक है, ये आपको विजुअल मेमोरी में रहना चाहिए। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, ये सर्टोली सेल से एफएसएच जाके यहीं पे एक्शंस दिखाएगा, एलएच जाके लेडिक सेल में एक्शंस दिखा रही हैं। ठीक है, ये बार बार आप खुद ही लिख के और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किस तरीके से चीज़ें चलता है। ठीक है, अच्छा, तो एक्टन द सर्टोली, एक्टन लेडिक सेल नहीं, एक्टन द सर्टोली लेडिक सेल्स के ऊपर तो ये नहीं करेगा। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्शन दिखाएगा। यहाँ पर भी सर्टोली सेल्स होता है। रिस्पॉन्ड स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, अच्छा स्पर्म में क्या क्या होता है? हेड रहेगा, मिडिल पीस रहेगा एंड टेल रहेगा। नेक रीजन्स भी एक होता है। अच्छा, हेड ये जंक्शंस होता है, जो नेक रीजन होता है वहीं पे आपकी क्या है सेंट्रियोल पाया जाता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो हेड, नेक, मिडिल पीस, इसके साथ हम चलेंगे। ठीक है, सिर्फ मान लीजिए हेड, मिडिल पीस ऐसे दे रखा होगा, हेड, मिडिल पीस, टेल तो भी होगा। ऐसे इस तरीके से ऑप्शंस नहीं है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल होता है, तो ऐसे ही हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, इस पिक्चर को दिख के बताइए ABCD करके, उसको थोड़ा हम देख लेंगे। देखिए पहले सी पूछा है, सी यहाँ पे है। सी ये क्या होगा? आक्रोजोम होगा। आक्रोजोम किससे बनी हुई है? याद रखिए, एक्चुअली क्या है ना, हेड है, उनकी हेड में एक ऐसा कैप रहता है। कैप क्यों है? क्योंकि देखिए स्पर्म को क्या करनी है? ओवम के साथ पेनिट्रेट करनी है। तो पेनिट्रेट करने के लिए एक कैप होता है, उसको हम बोलते हैं आक्रोजोम। ये कैसे बनी हुई है? जो स्पर्मेटिड था, स्पर्मेटिड के में अंदर जो गोल्गी बॉडीज था, दैट गोल्गी बॉडीज डेवलप इनटू द आक्रोजोम, और उसमें ना एंजाइम्स भरा हुआ है ना। इस एंजाइम जो होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स होता है। ठीक है, बहुत तरीके का एंजाइम जो कि क्या करेगा? स्पर्म लाइसिन होता है जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। ओवम की जो लेयर होता है, मतलब कि ये जो लेयर होता है उसको पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि मेन एम क्या होता है उसमें, ओवम के अंदर उनकी न्यूक्लियस को नहीं लेके चढ़ना है। तो ये क्या करेगा? तो उसमें पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। आक्रोजोम स्पर्म की हेड में पाए जाने वाले कैप जो कि गल्गी बॉडी से बनी हुई है, और उस
उससे भरे हुए हैं बहुत सारे एंजाइम्स, एंड वही एंजाइम्स हेल्प करेगा जब भी फर्टिलाइजेशन होगा ओवम की लेयर को पेनिट्रेट करने में, समझ रहे हो ना। अच्छा, और हाइलेटेड स्पर्म लाइसिन, ये सारे एंजाइम्स उसमें होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए, तो सी तो गया, ये आक्रोजम हो जाएगा, है ना। अच्छा, आक्रोजम हो जाएगा सी। अच्छा, फिर दे रखा है कि डी 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 डी, ये है डी, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, व्हाट डज द रिप्रेजेंट डी, डी क्या है हम देखेंगे। अच्छा, व्हाट डज डी रिप्रेजेंट इन द फिगर, इस फिगर के अंदर डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, इस एरिया में हेड में न्यूक्लियस रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो हम दे रखा है और न्यूक्लियस रहेगा, हेड रीजन में न्यूक्लियस रहता है, एंड यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो हाप्लॉइड होता है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। जी, यहाँ पे जी मिडिल पीस होता है, एंड मिडिल पीस में क्या रहेगा, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को आई होप कर रहा है, ठीक है ना, स्पाइरली अरेंज्ड है, मतलब कि ऐसे रहेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अरेंज्ड है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे रह जाएगा, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अच्छा, फिर दे रखा है कि बी कहाँ गया, बी यहीं पे है बी। अच्छा, बी व्हाट इंडिकेट बी इन दिस फिगर, बी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो आक्रोजम हो गया, उसको कवर करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, स्पर्म हेड में क्या होता है, स्पर्म हेड कंटेंट्स, उसमें आक्रोजोम है ना, आक्रोजोम रहेगा। देखिए स्पेलिंग आप देख सकते हैं, आक्रोजोम, जो कि हेड में कैप होता है, आक्रोजोम हम कहते हैं, जो कि स्पर्माटिड की गल की बॉडी से बनी हुई है। द फंक्शन ऑफ आक्रोजोम क्या करता है, अभी मैंने आपको बात की थी, जिसकी फंक्शंस ऑफ आक्रोजोम्स क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ, नहीं स्टिमुलेट नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, डिग्रेडेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाएगा, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ओवम की लेयर को छेद करने में, पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेंट्स सेल ऑर्गेनेल्स, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए मिडिल पीस को पावर हाउस ऑफ द जो है ना स्पर्म की पावर हाउस कहते हैं, मतलब स्पर्म मूव करने के लिए जो एनर्जी है मिडिल पीस से आता है, ठीक है। हाउ मेनी स्पर्म सेल्स आर देयर इन एवरेज ह्यूमन इजैकुलेशन, एक बार इजैकुलेशंस में कितने स्पर्म सेल्स आता है, 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म रहेगा। यदि उससे 60% से उसकी 60% से लेस है तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं रहता है, उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। तो इतना रहना नॉर्मल है। फॉर ए नॉर्मल मेल फर्टिलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि नॉर्मल से इंसान जो है फर्टाइल रहे, इसलिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अभी बताया ना, 60% स्पर्म मस्ट हैव ए नॉर्मल सेप, 40% स्पर्म हैव ए विगोरियस मोटिलिटी। जो 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म एक इजैकुलेशंस के अंदर आ रही हैं, उनकी 60% नॉर्मल सेप साइज की होना चाहिए, और वही 60% से जो 40% होता है उनका अच्छा खासा मूवमेंट कैपेसिटी रहना चाहिए, मोबिलिटी, तभी जाके वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। सीमेन कंसिस्ट ऑफ, सीमेन में क्या रहता है, सेमिनल प्लाज्मा के साथ साथ स्पर्म रहता है, ठीक है ना। स्पर्माटिड तो नहीं होगा, स्पर्माटिड से स्पर्म बन जाता है, स्पर्माटोजोआ, ये स्पर्माटोजोआ, ये स्पर्माटोगोनिया तरह नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे, समझ रहे हो ना। स्पर्माटोजोआ को हम ही स्पर्म बोलते हैं। मैं जो स्टोरी बताया, ये स्टोरी याद रखिए, नहीं तो फिर स्पर्माटोजोआ आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, एंटोनी वॉन लीवेनहॉग वाला स्टोरी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज, तो oogenesis होता है फीमेल गैमेट जो बनने की प्रोसेस, जैसे मेल गैमेट बनने स्पर्माटोजेनेसिस होता है, वैसे oogenesis होता है। स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी करके एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी है ना, तो अच्छे से इस क्वेश्चंस को करिए, ये बहुत इजी है यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। oogenesis इनिशिएट आफ्टर, oogenesis कब इनिशिएट होता है, देखिए यहीं पे एक डिफरेंसेस है स्पर्माटोजेनेसिस oogenesis। देखिए स्पर्माटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के बाद, जिसके बेटा है, मतलब कि स्पर्माटोजेनेसिस मतलब मेल में होगा, बेटा जब 12-14 साल की हो जाता है, प्यूबर्टी टाइम पीरियड आता है, उसके बाद स्पर्माटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा,
मदर की यूट्रस के अंदर मान लीजिए कि बेबी गर्ल ग्रो कर रही हैं, उस टाइम पे मतलब उनकी एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्ट होने के बाद वो कंप्लीट नहीं होता है, सीज होके रह जाएगा, पूरा का पूरा चाइल्डहुड गुजर जाएगा। उसके बाद प्यूबर्टी आता है, मतलब 12-13 साल के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो वाला चीज़ें। तो उसके बाद हर एक महीने के अंदर एक है ना जो है ना उस ऊगोनियम जो होता है वो नेक्स्ट ओवम को कन्वर्ट होता है। तो वो जेनेसिस जो होता है एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ जो बनना है बन जाता है। इसलिए फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी अप टू मेनोपॉज तक रहता है, मतलब कि 50 साल के तक रहता है। लेकिन मेल के केस में लाइफ लॉन्ग रहेगा, मतलब कि प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, ओल्ड एज तक जो है ना वो स्पर्माटोजेनेसिस जो चीज़ें चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, इनिशिएट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये होगा, है ना। टाइम ऑफ बाथ नहीं, टाइम ऑफ बाथ के बाद कुछ टाइम के लिए सीज हो जाता है। ईच फीमेल ओवारी कंसिस्ट ऑफ, फीमेल ओवारी के अंदर क्या रहता है, बहुत सारे ऊगोनिया रहता है, ठीक है ना। ऊगोनिया, बहुत सारे ऊगोनिया बन के बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऊगोनिया रहता है। प्राइमरी oocytes एक्चुअली नहीं बनी हुई है। प्राइमरी oocytes तब बनता है जब FSH वगैरह मतलब प्यूबर्टी टाइम पीरियड में आता है, क्योंकि वो सीज हो गए। प्राइमरी oocytes को तो वो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मेयोसिस फास्ट की, प्रोफेज फास्ट की, पैचिटिन सबस्टेजेस में वो सीज रहता है। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, मेयोसिस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिलियन ऑफ oogonia रहता है। द प्राइमरी oocytes इन व्हिच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, द प्राइमरी oocytes आर इन व्हिच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो कौन से स्टेज में वो चीज रहता है, प्रोफेज फास्ट की, मेयोसिस फास्ट की, प्रोफेज फास्ट में वो चीज रहता है। एंड पैचिटिन सबस्टेजेस पैचिटिन नहीं, डिप्रोटिन आई था, मैं आपको एक बार चेक करके बताऊंगी। तो आप याद रखिए मेयोसिस फास्ट की, प्रोफेज फास्ट में वो सीज होकर रहता है, ठीक है। फ्रॉम द पीरियड ऑफ बार्थ टिल प्यूबर्टी व्हिच सेल्स डिजेनरेट इन ओवरी। तो कौन सी सेल जो है डिजेनरेट हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल समझ रहे हो ना, ये मान लीजिए ओवम बनेगा आगे चलकर, उनकी चारों तरफ कुछ सेल्स रहता है ना। इस तरह जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, उसको हम एट्रोफिया कहते हैं। द प्राइमरी एंड, क्योंकि ये उनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आगे चलकर, है ना। The primary and secondary follicles are surrounded by cell known as, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है, जो सेल उसको स्क्रब करके रखता है, उसको हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। टॉर्सियरी फॉलिकल इन ओवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टॉर्सियरी सेल में एक एंट्रोम होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मैंने ये चीज़ को अच्छे से आपको बताई है। तो ऐसे ये रहेगा, उसके चारों तरफ बनेंगे, इस प्राइमरी एक लेयर, दूसरा सेकंड लेयर, तो यहाँ पे एक कैविटी बन जाता है, उसको हम एंट्रोम कहते हैं, जो कि टॉर्सियरी फॉलिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। द मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल इज ऑल्सो नोन एज, मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में बताइए, और कोई क्वेश्चंस में, ठीक है। सो थैंक यू। और चैनल पर आपने नया है तो ज़रूर मेक श्योर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट ये सारी चीज़ें आपको तो करना है। सो थैंक यू।